स्फीयर मतलब थिन शेल, मतलब R1 R2 में कोई अंदर नहीं था, ऑलमोस्ट सारी जगह खाली है। हो इसे कहते हैं थिन शेल। तो जब भी शेल बोला जाए ना तो इसी के बारे में समझना है। 95% ये ही आता है। अगर हॉलो स्फीयर बोला हो और इनर और आउटर रेडियस ऐसे बोला हो, हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो समझ जाना वो शेल की बात हो रही है, जिसके इनर और आउटर रेडियस मतलब पतली सी लेयर है। 90% टाइम 95% टाइम यही आता है। तो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, ये दो तरह की आपकी वैरायटी हो गई। हॉलो में हालांकि दो नजर आते हैं, मोटा और थिन, पर हम थिन को ही ज्यादा पढ़ेंगे। मोटा अगर कभी आ जाएगा तो उसके सवाल अलग तरीके से करेंगे, पर हम इसको दो तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। ओके, हॉलो स्फीयर में अपन कौन सी वैरायटी को ज्यादा पकड़ेंगे? थिन शेल वाली को। मोटा हॉलो स्फीयर की बात कम करेंगे। इसलिए आप ऐसा समझो कि स्फीयर्स की दो कैटेगरी, सॉलिड और हॉलो। सॉलिड अंदर भी मसाला है, हॉलो अंदर खाली है, और इनर और आउटर रेडियस लगभग बराबर है। ये दो तरीके के अपने हो गए स्फीयर। अच्छा, अब सोचो, सॉलिड स्फीयर को दो तरीके से बना सकते हैं। दो तरीके से मतलब दो तरीके मटेरियल होते हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। अरे हाँ सर, तो आप ऐसा बोल सकते हो ना, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। अरे हाँ सर, ऐसे ही हॉलो को भी तो बोल सकते हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। अरे हाँ सर, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। यस सर। तो बेसिकली आप सोचो, तो सॉलिड स्फीयर दो टाइप के हो सकते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ और नॉन कंडक्टिंग का बना हुआ। ऐसे ही हॉलो स्फीयर जो अपना सबथिन अपन जिसको मानते हैं, हॉलो स्फीयर भी दो तरीके का हो सकता है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। हाँ सर, आपकी बात तो बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। ओके, अब क्या करें सर? सुनते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, ठीक सर, ये बात समझ में आ गई। तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, ठीक भाई। अब देखो जो मैंने आपको समझाया, टाइप्स ऑफ मटेरियल अपन ने बोला, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। क्या अंतर है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में? भाई कंडक्टिंग, अगर आप मटेरियल को चार्ज दोगे तो भैया पूरा चार्ज खुद का अरेंज करेगा। अरे हाँ सर, अगर कंडक्टिंग मटेरियल है तो चार्ज खुद अरेंज होगा, और अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है तो जहां आपने चार्ज रखा ये वहीं रहेगा, मतलब जहां आपने चिपका दिया वहीं रहेगा। पर अगर कंडक्टिंग मटेरियल है तो हम जानते हैं कि चार्ज खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, ऐसे कि अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो। अरे हाँ सर, तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का अंतर ही आप पहले से भी जानते थे, हॉलो और सॉलिड का अंतर भी आप पहले से जानते थे, मैंने रिवाइज कराया है। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, ये बात तो सही है सर। कंडक्टिंग चार्ज खुद को अरेंज करता है, ऐसे कि अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, और नॉन कंडक्टिंग जहां रख दो वहीं रहेगा, जहां रख दो वहीं रहेगा। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? सुनो भाई, बात अच्छी तो लग रही है सर, बिल्कुल सही सी लग रही है, जोरदार लग रही है, अच्छी लग रही है। अब क्या करें? अच्छी लग रही है तो सुने, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अब सोचो, दो टाइप के मटेरियल, दो टाइप के स्फीयर, तो सोचो अगर इनकी पीएनसी लगाएं, पीएनसी मतलब कि कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग हॉलो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग हॉलो, कितनी वैरायटी के स्फीयर बन गए? चार। अरे हाँ सर, चार वैरायटी के स्फीयर्स बन गए जिन पर अपने को पीएचडी करनी होगी। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। देखो, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नाम कर लो इसको, HSC, SC, HNC, SNC। देखो चार टाइप के स्फीयर कैसे बने, बोलो क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बात तो आपकी सही है सर। तो चार टाइप के अपने स्फीयर बने जिन पे अपने को पीएचडी करनी है। अच्छा, पीएचडी किस पे करनी है भैया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो
हाँ सर बिल्कुल स्टैटिक पढ़ रहे हैं। अगर स्टैटिक पढ़ रहे हो तो पूरी कहानी तो चार्ज की होनी है। तो पता है हर स्फीयर के लिए अगर हमें पहली बात जो बताने वाला हूं ना वो भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और उनसे बनने वाले अनंत सवाल होते हैं। हर स्फीयर के लिए आपको पता है क्या करना होता है, एक अंदर पॉइंट लेना होता है ए, एक बाहर लेना होता है बी। तो आपको ये पता होना होता है कि ए पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर कितना पोटेंशियल है, बाहर कितना पोटेंशियल है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो जनरल दूरी है आर, कोई भी दूरी आर, ये भी आर, ये भी आर, इसका ग्राफ क्या है। ऐसे ही V और R का ग्राफ क्या है और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, U। पोटेंशियल एनर्जी। सही बताऊं तो हर स्फीयर के लिए ये 7 चीजें अगर पता होगी तो ये 7 चीजें भी पूछ ली जाती हैं। ये सातों भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है और इन सातों से बनने वाले अनंत सवाल। मैं बिल्कुल सीखे से पढ़ा रहा हूं। पहले स्फीयर्स की पूरी पीएचडी करी जा रही है, स्फीयर्स, हॉलो और सॉलिड, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। तो 4 टाइप की वैरायटी बन गई सामने आपके। हाँ सर ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, 4 वैरायटी बन गई, बिल्कुल सही बात, 110% सही सर, बिल्कुल 4 वैरायटी बन गई। अब क्या करें, ध्यान से सुने। अब मैंने आपको बोला कि अगर आप चाहते हो कि स्फीयर पर पूरी पीएचडी हो तो हर स्फीयर के 7 सवाल पता होने चाहिए। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका ग्राफ, अंदर पोटेंशियल, बाहर पोटेंशियल, उसका ग्राफ, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अभी शुरुआत में मैं आपको हर स्फीयर के 6 सवाल बताऊंगा, 7वां आखिरी में करेंगे। अच्छा खैर, 7 सवाल पता होने चाहिए, तब ये सातों भी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं। अरे हाँ सर, अच्छा बोलो स्फीयर कितने, 4, हर स्फीयर पे सवाल कितने, 7, 7 4 जा 28, 28 आंसर याद होने चाहिए। अरे हाँ सर, 28 आंसर याद होने चाहिए। उन 28 में से कहीं से भी सवाल आ जाता है डायरेक्ट कि ये बताओ, और उनसे बनने वाले सवाल भी अनंत होते और ऐसा किताबों में बिल्कुल नहीं समझाया होता, अपन उसको फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अरे हाँ सर, ये बात समझ तो आ रही। तो स्फीयर समझे, सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो, सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो और सॉलिड। ओके, उनसे 4 वैरायटी बनी, उन 4 वैरायटी, हर वैरायटी में 7 सवाल हैं। कौन कौन, ये आपको आने चाहिए, अभी सीखेंगे धीरे धीरे, आज यही निकालेंगे मेनली तो। अच्छा सर, और उनको निकालने के बाद ओ हो आपको याद भी होने चाहिए। अच्छा, हर स्फीयर पे कितने सवाल, 7, ओ हो 7 सवाल, और स्फीयर कितने, 4, तो कुल मिला के कितने सवाल, 28। तो आज के लेक्चर में 28 सवालों का आंसर निकालेंगे अपन अभी, फटाफट ओ हो अपने प्रीवियस ज्ञान से। और वो 28 सवाल में से कोई भी सवाल डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जा चुका है, और उन 28 से बनने वाले भी बहुत सारे सवाल होते हैं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। समझ आ गया सर, समझ आ गया सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके 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 ओके, अब सुन, अब देख, ओ हो कितने, 7, अंदर बाहर ए बी, ये सातों समझ में आए, अंदर बाहर ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन। अच्छा अब सुन, ये 7 चीज अपने को आनी चाहिए, जो मैंने वो लिखाई वही है, उसी का एनिमेशन। अब सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका ग्राफ, पोटेंशियल, उसका ग्राफ, और पोटेंशियल एनर्जी, ये डिपेंड किसके डिस्ट्रीब्यूशन पे करती है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे कि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये सातों सवाल, ये ध्यान देना, ये सातों सवाल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करते हैं। ओके सर, ये सातों सवाल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करते हैं। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, उसको मास से क्या लेना देना, उसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है, हाँ उसको पोटेंशियल से मतलब है, उसको चार्ज से मतलब है।
हाँ, तो ये जो सातों सवाल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले हो, इसका भैया अच्छा एक बात याद रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये स्फीयर्स की कहानी होती है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए स्फीयर्स के बाद, इस कहानी को खत्म करने के बाद ही ग्रेविटेशन की कहानी समझ आती है, क्योंकि जैसे ये स्फीयर बिहेव करेगा एक स्पेशल टाइप का, वैसे ही अर्थ बिहेव करेगी। तो याद रखना, ये पूरे ग्रेविटेशन को इसी की वजह से यहां पढ़ाया जाता है बाद में, इसलिए पढ़ाया हूं मैं आपको ग्रेविटेशन यहीं पे। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, सुनते चलें बढ़ते चलें, देखो रे भाई, ओ हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे 28 सवाल निकालने हैं सर, जल्दी जल्दी बताओ, चलो रिसर्च करते हैं, पहले 28 पे चालू होते हैं। देखो ये बात, हर स्फीयर मतलब स्फीयर 4 टाइप के, उनपे 7-7 सवाल, 28 सवाल देखते हैं। ओके, अब एक बात समझो, मैंने एक बात आपको खूबसूरत बताई, सुनना अच्छे से, ध्यान सुनना। अगर आप क्यू चार्ज दे दो कंडक्टिंग हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर पे, हॉलो है, चार्ज कहां मिलेगा सर? बाहर। अरे हाँ सर। अच्छा, आप क्यू चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को दे दो, उसके अंदर मसाला है, पर फिर भी चार्ज कहां मिलेगा? बाहर। अरे हाँ सर, अगर मैं क्यू चार्ज हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर को दूं या मैं क्यू चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को दूं, दोनों का चार्ज तो क्यू बाहर ही मिले। क्या दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम? हाँ हाँ, अगर क्यू सेम आर सेम, तो भैया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हॉलो कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग तो सेम है। ओ माय गॉड, अगर दोनों के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो दोनों के सातों सवाल भी सेम हैं। अरे हाँ सर, तो 28 की बजाय कितने सवाल बच गए? 21। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब सोचो, अगर मैं क्यू चार्ज हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को दूं, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, तो चार्ज चिपका तो वहीं सकता हूं ना जहां मसाला हो। यहां समझो, तो मसाला सिर्फ इस जगह है, जो मैंने येलो येलो लाइन बनाई ना, ये इसी जगह है। हाँ सर, तो क्यू चार्ज अंदर तो हो ही नहीं सकता। अरे वहां मेटर मास ही नहीं है। हाँ, तो बिना मास के चार्ज थोड़ी आ सकता है। हाँ, तो जो भी चार्ज क्यू दिया जाएगा वो कहां होगा? सरफेस। हाँ, ये बात अपन मान रहे हैं कि जो अपन ने हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया, उसमें चार्ज अपन ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं बोला हो तब भी यही मानना होता है। अरे हाँ सर, क्यू चार्ज, अच्छा सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो कंडक्टिंग में तो अपने आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, यहां पर अंदर नहीं रख सकते मास, सॉरी चार्ज। क्यों? अरे बिना मास अंदर है ही नहीं, अंदर तो खाली है, तो बिना मास के कैसे चार्ज रख सकते हो? तो जो भी चार्ज चिपका सकते हो वो सरफेस पे चिपका सकते हो, और वो क्यू को अगर यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओ माय गॉड, तो इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल सेम हो गया। ओ माय गॉड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ charge is same, therefore all 7 answers are same. ओ माई गॉड, मतलब हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग कहने के लिए अलग अलग हैं, पर हमारे उन सातों सवालों के आंसर के लिए वो सेम हैं। अरे हाँ सर, अब सवाल कितने बचे? 14। 28 से 14 हो गए। ओ हो, 14 तो ऐसे ही खत्म कर दिए समझदारी से, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, पता नहीं किसका कौन सा। अरे 3 सेम है, ध्यान से सोचो क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट है। अरे हाँ, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यस सर। क्या चार्ज अंदर भी रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हो। क्यों? क्योंकि मसाला अंदर भी है। हो, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या अलग है? हाँ सर, बिल्कुल अलग है। इसमें डिफाइन करेंगे रो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर मानेंगे, जो जनरली माना जाता है, तो लिखा जाएगा Q बाई 4/3 पाई आर क्यू, अगर चार्ज क्यू दिया गया। क्या अंदर चार्ज होगा? हाँ होगा, तो भैया इसका डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों से अलग है। हाँ, तो इसके सातों आंसर अलग होंगे, और इन तीनों के सातों आंसर अलग होंगे, पर इन तीनों में सेम हो गया, तो 28 से सवाल बच गए कितने? 14।
पहले अपन निकालेंगे 12 मतलब सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी अलग से पढ़ेंगे दोनों। अच्छा, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना सीखते हैं एचसी, एससी, एचएनसी के लिए। पहले समझो हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। हम पढ़ना चाह रहे हैं स्फीयर्स। स्फीयर्स में हमने बोला 4 वैरायटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के लिए तो 4 में से फिर 3 सेम हो गए। तो पहले अलग अलग समझाया, फिर बताया वो एक साथ कैसे हुए। तो आपको फील आनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। तो भैया ये बात हम समझ गए कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन इज से, और हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। ये बात क्रिस्टल क्लियर, कंफर्म, सॉर्टेड। अब चालू होते हैं सातों सवाल। सातों में से पहले 6 किसके, आ जाओ। ये तो हम समझ गए सर, ये हम बात समझ गए। ओ ऑल आर सेम, ओ आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू एचसी, एचसी, एचएनसी स्फीयर, समझ आया ये? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू एचसी, एचसी एंड एचएनसी स्फीयर। अब देखो, क्यू चार्ज है, आर रेडियस का। मैं सारा चीजें बताता हूं आपको, तुम ध्यान से देखो। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस बाहर ले लूं ऐसे, तो ई और आर, अगर इसका रेडियस जनरल आर है, तो इफ आर ग्रेटर देन आर, तो सोच के देखो कि क्या ई इंटू 4πr² इक्वल टू, गॉस लॉ लगा रहा हूं, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एफ नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैं बताऊं, वैसे बाहरी पॉइंट के लिए कभी परेशान नहीं होगा। क्यों? अरे बाहर पॉइंट के लिए, फॉर आउटसाइड पॉइंट, समझो इस बात को, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स स्फीयर्स, ये चारों के लिए वैलिड है। स्फीयर्स एक्ट एज पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। तो तुम्हें अगर सही बताऊं तो बाहर वाले पॉइंट्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली वही ना, या जब आपने पूरा गॉस लॉ मान के करोगे इंटू 4πr², तो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा ना। कौन? स्फीयर्स प्लेस्ड एट इट सेंटर। तो चारों स्फीयर में आउटसाइड पॉइंट के लिए तो परेशान ही नहीं होना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिखने के लिए। ये पहली बार है इसलिए करके बताया, बाकी याद रखेंगे। ई हो गया, तो बताओ वी क्या हो गया बाहर पॉइंट के लिए? सर के क्यू बाई आर, खत्म। फॉर आर ग्रेटर देन आर तो सोचना ही नहीं, और अगले स्फीयर के लिए भी नहीं सोचना, यही आंसर आएंगे। फॉर स्फीयर, ये याद रख लो, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स स्फीयर्स एक्ट एज पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। वैसे इसका लॉजिक भी तुम्हें समझ में आ गया, पर याद भी रख लो। तो सोचना ही नहीं। सोच, 7 में से 2-2 सवाल तो बहुत आंसर हो गए, आसान हो गए। अरे हाँ सर, बहुत आसान हो गए। ये तो पहले से याद थे। अब सोच, अब सोच, अब सोच, आर लेस देन आर के लिए। हो अब आर लेस देन, मैं वही समझाया था स्टेप तक, क्या करना एक ही जगह ज्यादा अच्छे से समझ में आया। ध्यान से देखो, फिर एनिमेशन देखो। आर लेस देन आर के लिए अपन ने क्या करा कि एक छोटा स्फीयर का वो ले लिया, आर लेस देन आर। ठीक सर, बिल्कुल ले लिया। आर लेस देन आर के लिए सर छोटा सा ले लिया, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर सर, मजा आया सर। आर लेस देन आर के लिए, ठीक। अब जब ऐसे लिया तो फिर से वही कहानी, ई इंटू, अगर गॉस लॉ लगाएं, इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो अपन लिखेंगे ई इंटू 4πr²। अब सोचो, अगर हॉलो स्फीयर है, चार्ज बाहर है, तो क्यू इन कितना है? 0। तो ई भी कितना है? 0। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है? 0। हो, याद होना चाहिए। हॉलो स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इन तीनों स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। बाहर की तो टेंशन ही नहीं लेनी। हो। अब बात आई पोटेंशियल। अगर अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, देयरफॉर इनसाइड स्फीयर एक्ट
एज अ इक्विपोटेंशियल रीजन। अरे हाँ सर, बात तो समझ आई, ध्यान से सुनना। अगर अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो ये जरूरी नहीं है, पर पोटेंशियल कांस्टेंट है। अरे हाँ सर, तो सोचो किसी भी आर दूरी पर पोटेंशियल क्या वो ही है जो सेंटर पर होगा? हाँ सर, किसी भी आर दूरी पर पोटेंशियल वो ही होगा, अगर आर लेस देन आर है तो किसी भी आर दूरी पर पोटेंशियल वो ही होगा जो सेंटर पर होगा। अब बताओ सेंटर पर पोटेंशियल क्या है? एक स्फीयर है क्यू चार्ज का, उसके सेंटर पे क्या पोटेंशियल है बोलो? सर हर क्यू की दूरी आर है, कैपिटल आर। हाँ तो सर पोटेंशियल है के क्यू बाई आर। ओ माय गॉड, तो अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है और किसके बराबर है? के क्यू बाई आर के। अरे हाँ सर, के क्यू बाई आर के। अरे वाह सर, आप तो बड़ी जोरदार बात कह रहे हो, बोलो भाई। अरे समझ आया क्या? बिल्कुल आया सर, मजेदार आया सर, शानदार आया सर, बोलो क्लियर। अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल क्लियर सर। ओके, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इक्वल टू के क्यू बाई आर, के क्यू बाई। अब सोच, ये चार आंसर हो गए। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर पोटेंशियल, बाहर पोटेंशियल। अरे हाँ, ग्राफ देख। अब ग्राफ तो मैथ्स है। ई एज अ फंक्शन ऑफ आर और आर का ग्राफ अगर बनाया जाए तो देखो, ई आर बराबर आर तक जीरो है, उसके बाद एकदम से जस्ट बाहर देख, जस्ट अंदर जीरो, जस्ट बाहर, ये वैसी कहानी है सिग्मा बाई एफ नॉट, फील कराऊं देख, जस्ट बाहर के क्यू बाई आर स्क्वायर है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये सिग्मा बाई एफ नॉट है। देख देख बताता हूं कैसे। क्या सिग्मा होगा क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन होती है और अंदर जस्ट जीरो होती है। अरे हाँ, तो क्यू को देख रख, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन आएगा देख। अरे हाँ, फील करा रहा हूं। तो जस्ट बाहर, एकदम से अंदर जीरो, एकदम से जस्ट बाहर। वास्तविकता में ये जीरो से के क्यू बाई आर स्क्वायर का सफर प्रैक्टिकली 3-4 लेयर में होता है, और वो इंटर एटॉमिक सेपरेशन इतनी कम होती है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे जस्ट अंदर जस्ट बाहर, तो ये होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे हाँ सर, अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का? 1/r स्क्वायर से घट रही है, ये घट गई साहब, ये लो। अरे हाँ, क्या ग्राफ समझ आया है इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का? अरे आया है कि नहीं आया है? आया है सर, आया है सर। के क्यू बाई आर स्क्वायर का ग्राफ समझ आया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? ठीक है सर, सुनो। अच्छा, अब सुन, ध्यान से देख। ऐसे ही अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसका? पोटेंशियल और आर का, तो सोचो, जब तक आर बराबर आर है तब तक क्या, आर बराबर आर है तब तक क्या, क्या है आर बराबर आर तक तब तक क्या पोटेंशियल कांस्टेंट है? कितना? के क्यू बाई आर। अरे हाँ सर, उसके बाद घट रहा है 1/r से। अरे हाँ सर, देखो ग्राफ भी आ गए, ये डायरेक्ट पूछे जा चुके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, फिर पूछे जा सकते हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर तो टेंशन ही नहीं लेनी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की, पॉइंट चार्ज है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों स्फीयर्स के जीरो, पोटेंशियल के क्यू बाई आर, कैपिटल आर वो कांस्टेंट है। अरे हाँ, छोटा आर जनरल दूरी है, कैपिटल आर याद रखे स्फीयर का रेडियस है।
कंफ्यूजन है ना, के क्यू बाई आर रख लिया सर, पोटेंशियल तो सेम ही तो है सर, के क्यू बाई आर बाहर, के क्यू बाई आर अंदर। के क्यू बाई आर में बाहर वाले में छोटा आर दूरी है उस पॉइंट की, अंदर में के क्यू बाई आर में आर रेडियस है, वो कांस्टेंट हो गई है वैल्यू। अरे हाँ सर, अंतर समझ आ रहा है। तो सोचो ये छो आंसर 1 2 3 4 5 6 क्या आपके मन मंदिर में बस गए हैं? हाँ सर, बस गए हैं। जैसे मुझे याद है आपको याद होने चाहिए, जैसे मुझे याद है आपको याद होने चाहिए। घबराने की, शर्माने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो भाई। अरे सोच लो भाई। हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है सर, सही जा रहे हो सर आप, बहुत बढ़िया सर, मजेदार सर। अब क्या करें, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलो रे भाई, देखो रे भाई, वाह रे भाई। के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये के क्यू बाई आर, ये वो ये वो। अच्छा ओके ओके, ठीक भाई। तो ये आ गया अपना अंदर, जो अपन ने पढ़ा उसको एक बार एनिमेशन से वेरीफाई कर लो, देख लो हो अंदर रिवील जीरो हो, अंदर पोटेंशियल के क्यू बाई आर। ग्राफ भी देख लो, देखो अपन ने सही बनाया क्या, देखो तो ये किसका ग्राफ, ई और आर का, देखो ई जीरो, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओ ये बात बोलो, समझ आया क्या? हाँ सर, ठीक ओके। ऐसे ही अपन ने यही बनाया था बिल्कुल, ऐसे ही अपना पोटेंशियल अगर आप देख लो, पहले कांस्टेंट लाइन, फिर ओ हो, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। तो इन तीनों स्फीयर्स के अंदर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर बाहर पोटेंशियल और उनके ग्राफ, ये छो आंसर आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जबरदस्त है सर, शानदार है सर। अब क्या करें, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, आओ। ठीक भाई, आ जाओ। अब देख, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, पूरा इसी में समझाता हूं, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज Q, अगर अंदर भी चार्ज है तो रो की वैल्यू Q बाई 4/3 पाई आर क्यूब है। बिल्कुल सही बात है, सही बोल रहे हो सर आप, बढ़िया बोल रहे हो सर, जोरदार बोल रहे हो, ठीक सर। अच्छा, आर आर, बात समझ आई क्या? अब क्या करूं, देखो, अगर अपन बाहर की बात करें, आर ग्रेटर देन आर, वो तो सोचना ही नहीं है कुछ भी। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के लिए कितनी होगी, के क्यू बाई आर। ऐसे पोटेंशियल बाहर के लिए क्या होगा, के क्यू बाई आर, सोचना ही नहीं है। मेन बात इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, आर लेस देन आर, सुनना ध्यान से, आर लेस देन आर, ये देखो, आर लेस देन आर। कहानी वही कि आपने गॉसियन सरफेस बना लेनी चाहिए, बिल्कुल बना लेनी चाहिए। गॉसियन सरफेस बनाओगे तो ई इधर होगा, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ध्यान से सुनना, इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट अंदर लगाते हैं। सब कुछ सिमेट्री की वजह से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एरिया ये पैरेलल ही होगा सिमेट्री की वजह से। ये अपन बातें पहले भी कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो बाहर ही होगी भैया, ऐसे सिमेट्रिक बिल्कुल, यानी कि नॉर्मल के पैरेलल। ओके, तो एंगल जीरो, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू इन। अब क्यू इन तो जीरो नहीं है, क्या अंदर चार्ज है? हाँ है, पूरा क्यू चार्ज है? नहीं, कुछ ही अंदर है, कितना देखो, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओ हो, अब देखो रो की वैल्यू कितनी, ये रही, तो क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4/3 पाई, 4/3 पाई ने एक दूसरे को मार दिया। अरे हाँ, तो देखो ई इंटू 4 पाई, हाँ तो देखो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब।
ये आर स्क्वायर ने एक आर को मार दिया, तो क्या बचा, ध्यान से देखो, तो बचा ए के क्यू आर बाई आर क्यू। अरे हाँ सर, के क्यू आर बाई आर क्यू, यस सर। अच्छा तुम सोचो, मैं रो की टर्म्स में आंसर निकालता तो कैसे करता, ध्यान से देख, यहीं से एक आंसर तो ये आ ही गया। सोच, रो की टर्म्स में आंसर निकालता तो सोच, ये यहीं पे ये 4 पाई मर जाता। देख, अगर रो के टर्म्स में आंसर निकालता, सोच, क्यू के टर्म्स में निकालता, दोनों टर्म्स में आंसर याद होने चाहिए। देखो क्या, रो के टर्म्स में निकालता तो यहाँ पे देखो ऊपर है ना, 4 पाई कट गया, हाँ, और देखो आर स्क्वायर ने एक आर क्यूब को मारती, तो देखो आंसर आया रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों एक ही बात है, दोनों आंसर याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। के क्यू आर बाई आर क्यूब, छोटा आर बड़ा आर समझ में आना चाहिए, और दूसरा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। रो की टर्म्स में निकालना हो तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट रख लो, वैसे रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ज्यादा काम आता है, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही बात, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एक आंसर हो गया। और दूसरा आंसर क्या हो गया, के क्यू आर बाई आर क्यूब, के क्यू आर बाई आर क्यूब। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, के क्यू आर बाई आर क्यूब, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक सर, याद होना चाहिए। ध्यान से देखो, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, स्ट्रेट लाइन है। अरे हाँ, सोच, अगर मैं E और R का ग्राफ बनाऊं, ध्यान सुनना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाहर की तो टेंशन ही लेनी ना, अंदर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 0, इसमें क्या है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके सर, अब देख ग्राफ सुन, आर बराबर आर तक स्ट्रेट लाइन, आर बराबर आर पर जब आप रख दोगे तो ये के क्यू बाई आर स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल सही, तो दोनों से वैलिड हो रहा है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसके बाद ये 1 बाई आर स्क्वायर से घटेगा। अरे हाँ सर, यहाँ पे आर के प्रोपोर्शनल, यहाँ पे 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ये ग्राफ है। सोचो, 3 सवाल आ गए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन, देन 1 बाई आर स्क्वायर वेरिएशन। ओके सर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर और ये आया, चिंता मत करो, पोटेंशियल भी बताऊंगा, और वो एक पेज भी नहीं आ पाएगा, इसलिए धीरे धीरे बताऊंगा, समझा समझा के बताऊंगा, जोरदार तरीके से बताऊंगा। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका, हाँ सर चमका सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर। सो के क्यू बाई आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या कर रहे हैं सर, ये तो उतार लो, ये तो उतार लो, अरे फटाफट उतार लो, और याद रखना है भैया, गड़बड़ नहीं करनी है, पूरा याद होना चाहिए, जैसे मास्टर को याद है। ओके सर, बात समझ आ गई सर, ओके सर, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आर बराबर आर, बहुत बढ़िया। अच्छा अब क्या करूं, अब क्या करूं, सुनो, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, के क्यू बाई आर हो गया, पोटेंशियल सुने, आउटसाइड पॉइंट पे तो सोचना ही नहीं था, अपने को पहले से पता था। अब अपन ने इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाली, कितनी आई, ओहो ये आई देखो, के क्यू आर बाई आर क्यूब या रो आर बाई 3 एस नॉट, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओहो हो, अब सुनना, ये पोटेंशियल निकालना सिखा रहा हूं, अब सुनना ध्यान से, ध्यान समझ, पोटेंशियल पूरा, पहले बताओ पोटेंशियल फॉर आर ग्रेटर देन आर क्या है, तो सर सिंपली के क्यू बाई आर है, उसमें तो सोचना ही नहीं। आर ग्रेटर देन आर के लिए पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाई आर, ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं। अंदर के लिए पोटेंशियल क्या है, ये थोड़ी ट्रिकी बात है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या करेंगे, ध्यान समझो, ये फॉर्मूला देखो, ये वाला अप्लाई करेंगे, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इक्वल टू इंटीग्रल फॉर आर लेस देन आर की बात कर रहे हैं अपन, ये तो कहानी खत्म हो गई, ठीक। अब सुन, इंटीग्रल ई
डॉट डी आर, ये सुना है, ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। मान लो मुझे यहाँ पे आर दूरी पे पोटेंशियल निकालना है इस जगह, ये एक सेंटर वाला पॉइंट है, ये एक ए पॉइंट है, ऐसे मान लो ये एक बी पॉइंट है। अब समझो मुझे अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो मुझे एक जगह का पोटेंशियल पता होना चाहिए, या तो सी का या बी का। मुझे सी का नहीं पता है पोटेंशियल, मुझे बी का पता है, क्योंकि बी सरफेस पर है, और सरफेस पर जस्ट पोटेंशियल क्या होगा। यहां पे ट्रिक है इस बात की। पहली बात हम ये अप्लाई करेंगे, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इक्वल टू ई डॉट डी आर। क्या ई हमें एज अ फंक्शन ऑफ आर पता है? हाँ सर पता है, के क्यू आर बाई आर क्यू पता है। पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट में अगर आपको ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो दूसरे किसी पॉइंट का पता होना चाहिए। हाँ सर, तो सोचो तुम्हें बी पॉइंट का पोटेंशियल पता है के क्यू बाई आर, क्योंकि वो सरफेस पर है, सी का नहीं पता। चलिए बच्चे क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं जीरो से आर। वो जीरो से आर लिमिट तो लगा लेते हैं यहां पर वो जीरो से आर लिमिट लगा के फंस जाता है, क्योंकि जीरो में पोटेंशियल पता ही नहीं है तेरे को। लिमिट पता है क्या लगेगी, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इक्वल टू के क्यू आर बाई आर क्यू। ये बहुत अच्छा प्रूफ है, डी आर। अरे हाँ, के क्यू आर बाई आर क्यूब डी आर, लिमिट छोटे आर से बड़ा आर। शानदार बात है, ध्यान से समझो, लिमिट छोटे आर से बड़ा आर। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी सही लग रही है बिल्कुल। अगर जीरो से आर लगाओगे तो फंस जाओगे, सी पर पोटेंशियल पता नहीं है तुमको। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप।